हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लासेस में हमने कंप्लीट किया ट्रांसफार्मर, है ना। उसके कितने टाइप्स थे, उसकी एफिशिएंसी देखी थी। एफिशिएंसी में हमने देखा उसके लॉसेस कौन कौन से होते हैं, उन लॉसेस को कम कैसे किया जाए, या जितने तरह के ट्रांसफार्मर थे उनका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। अब हमें स्टार्ट करना है हमारे मशीन का मेन पार्ट, जो कि आता है हमारे पास में डीसी मशीन्स एंड एसी मशीन्स के अंदर। ठीक है, उनका बेसिकली अपने सिलेबस के अंदर इसका ओवरव्यू आएगा। आप डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे, बट आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन सारी टाइप्स के मशीन्स की यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उसको स्टार्ट करने से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ कि मशीन की स्टार्टिंग एक्चुअली हुई कहाँ से थी, ऐसा कौन सा लॉ बना था जिसके बेसिस पे मशीन्स की स्टार्टिंग अपने पास हुई, और ऐसे कौन कौन से पोर्शंस हैं जिनके बेसिस पे हमने देखा कि हम कुछ ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे हमें आउटपुट अपने अकॉर्डिंग मिल जाए। लाइक हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हम जनरेटर बनाएंगे, हमें अगर इस तरह का एक आउटपुट चाहिए जहां पे हमें रोटेटिंग मोशन चाहिए तो हम उसके अंदर मोटर बना दिया हमने। वो डीसी और एसी दोनों पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसके लिए जो लॉ था वो लॉ हमने पहले बता रखा है कि माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक लॉ दिया था। ठीक है, तो 1831 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च करी, और रिसर्च करके उन्होंने दो बेसिक लॉज हमें बताए जो जाने जाते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें जो दोनों बेसिक लॉज थे वो हम पहले देख चुके हैं ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में, कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट स्पेसिफिक कंडक्टर। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, वो ईएमएफ इंड्यूस कब हुआ था, व्हेन देयर इज अ फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द फ्लक्स लाइंस एंड योर कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर और फ्लक्स लाइंस के बीच में अगर कोई भी लिंकिंग प्रॉपर्टी आएगी तो अपने पास कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सेकंड लॉ माइकल फैराडे ने क्या दिया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। मतलब जितना अपने पास फ्लक्स लिंक कर रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस रेट पे आपके साथ लिंक कर रहा है। ज्यादा अगर फ्लक्स लिंकिंग होगी तो हमारे पास में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कम अगर फ्लक्स लिंकिंग होगी तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने हमें कौन सा लॉ दिया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पॉइंट पे अपन वही लिख लेते हैं। हमारे पास में आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर डीसी और एसी मशीन की स्टार्टिंग। तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स ही बोल देते हैं एक बार के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट बोल्ड पॉइंट अगर मैं बोलना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा, फर्स्ट हमारे पास में रहेगा माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने हमें पता है दो लॉज दिए थे, एक स्टेटमेंट था और एक हमारे पास में मैथमेटिकल इक्वेशन थी। वो क्या थी, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारे पास में फैराडे की इक्वेशन निकली थी, बट जो लॉ हमारे पास में बेसिकली फैराडे ने दिया था वो क्या था, E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जबकि हम काम में कौन सा लेते हैं, हम काम में लेते हैं E इज इक्वल टू माइनस साइन डी फाई बाई डी टी, जहां पे माइनस साइन शो करता है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलता है रिजल्टेंट अपोजेस इट्स कॉज। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में बात आती है हमारे पास कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए बेसिकली हमारे पास में तीन चीजें होनी चाहिए। वो तीन चीजें क्या क्या होनी चाहिए कि हमारे पास कंडक्टर होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए और उनके बीच में लिंकिंग होनी चाहिए। तो लिंकिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ रोटेटिंग पार्ट होना चाहिए। लाइक आप एक्सटर्नली उसको रोटेट करो या वो इंटरनल ही कहीं ना कहीं से रोटेट होना चाहिए। तो फ्लक्स लिंकिंग की प्रॉपर्टी के बेस पे हम डिवाइड कर रहे थे हमारी सारी मशीन्स को। तो यहां इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं। अगर आपके पास में कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर आपके पास में होना चाहिए, फ्लक्स लाइंस आपके पास में होनी चाहिए, आपका फ्लक्स होगा, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं उसको, प्राइम मूवर बोल सकते हो एक बार के लिए। प्राइम मूवर या जिसकी तरफ से आपको क्या मिलता है, रोटेटिंग मोशन मिलता है। रोटेटिंग मोशन आपको जहां से मिले आप प्राइम मूवर बोल सकते हो उसको। प्राइम मूवर एक टेक्निकल टर्म है जो हम काम में लेंगे हमारी डीसी मशीन्स में। रोटेटिंग मोशन आपको मिले। ठीक है, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ योर ईएमएफ, रिक्वायर्ड फॉर ईएमएफ जनरेशन। आप यहां पे इसको इस तरह से लिख सकते हो, दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ ईएमएफ, जनरेशन ऑफ ईएमएफ, जनरेशन ऑफ ईएमएफ।
ठीक है। तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए 3 चीजें आप में चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए और रोटेटिंग मोशन होना चाहिए। तो आपके पास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब बात हमारे पास में ये आती है कि अगर ये तीनों चीजें हमारे पास में रिक्वायर्ड हैं ईएमएफ जनरेशन के लिए, तो क्या इन तीनों के अंदर भी कोई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? बिल्कुल वो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। वो भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में बता दिया था, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है उस ईएमएफ इंडक्शन के लिए फ्लक्स लिंकिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, है ना। अब वो फ्लक्स लिंकिंग 3 तरीके से हो सकता है। 3 चीजें हमारे पास में रिक्वायर्ड थी, वो तीनों चीजें क्या क्या थी? कंडक्टर हमारे पास में होना चाहिए था, दूसरा हमारे पास में फ्लक्स होना चाहिए था, और थर्ड हमारे पास में रोटेटिंग मोशन होना चाहिए। रोटेटिंग मोशन हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं आपके पास में ईएमएफ इंडक्शन के लिए या ईएमएफ को जनरेट करने के लिए। अब इन तीनों का फ्लक्स लिंकिंग जो होगा, मतलब कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में जो लिंकिंग होती है, वो लिंकिंग होने के भी हमारे पास में 3 तरीके होते हैं अलग अलग, जो हमने देखे थे। सबसे पहली बात हमारे पास में क्या आती है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे फ्लक्स जो है, कि मेरा जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी हो, फ्लक्स स्टेशनरी हो, एंड आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर आपका रोटेटिंग हो। फ्लक्स स्टेशनरी हो, कंडक्टर रोटेटिंग हो, तो ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा? ये आपका पार्ट हो जाएगा किसका? डीसी मशीन्स का। डीसी मशीन का ये पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज देखनी होगी, जो फ्लक्स स्टेशनरी तो है, बट क्या वो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा? तो यहां जो स्टेशनरी फ्लक्स होता है वो टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होता है। ये जो फ्लक्स होता है वो टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होता है, मतलब टाइम के साथ में वो वेरी नहीं करता। आपका जो फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पे स्टेशनरी है, वो टाइम के साथ में वेरी नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास में क्या तरीका आएगा फ्लक्स लिंकिंग के लिए, कि फ्लक्स हमारा अगर रोटेटिंग हो, फ्लक्स रोटेटिंग हो, लेकिन कंडक्टर हमारा स्टेशनरी हो। कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो ये किसका टाइप होता है? ये हमारे पास में एसी मशीन का टाइप होता है, एसी मशीन्स का टाइप होता है, ठीक है। यहां पे जो फ्लक्स है वो भी हमारा टाइम के साथ में इनवेरिंग फ्लक्स है, ये भी टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होता है हमारे पास, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास में जो होता है वो कौन सा होगा? उसमें फ्लक्स भी हमारा स्टेशनरी रहता है, फ्लक्स भी हमने बोला कि स्टेशनरी है, और कंडक्टर भी स्टेशनरी है, कंडक्टर भी स्टेशनरी है। अगर ऐसा पार्ट होता है तो वो किसका पार्ट होता है? वो हमने देखा है वो ट्रांसफार्मर के अंदर काम आता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, आपने ये पता कर चुके हैं। और ट्रांसफार्मर में कंडक्टर भी रोटेटिंग नहीं होता है, फ्लक्स भी रोटेटिंग नहीं होता है, दोनों स्टेशनरी होते हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर फ्लक्स लिंक कैसे करेगा? फिर इस केस में फ्लक्स लिंक करने के लिए क्या होगा कि यहां पे जो फ्लक्स यूज आता है वो टाइम इन वेरिंग फ्लक्स नहीं होता, वो टाइम वेरिंग फ्लक्स होता है। तो जब भी कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स किसी स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक करेगा तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या है? टाइम वेरिंग फ्लक्स है। ये जो फ्लक्स हमारे पास में है ये है टाइम वेरिंग फ्लक्स, ठीक है। ये टाइम वेरिंग फ्लक्स यहां होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में फ्लक्स की लिंकिंग होती है। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे पास में ये सारी चीजें हमें पता हैं, हम अगर एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने कंडक्टर रखा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उस ईएमएफ को आपने बड़े लेवल पे इंड्यूस कर दिया तो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, लाइक 1831 में जब माइकल फैराडे ने बताया अपना लॉ, उस टाइम पे या उसके बाद में, इस लॉ के बनने के बाद में जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ था, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा डीसी में हुआ था, डायरेक्ट करंट फॉर्म में हुआ था। उसके लिए जो लोड्स हमारे काम आ रहे थे वो भी डीसी लोड थे। डीसी लोड क्या होते हैं हमारे पास में? प्योर रेजिस्टिव लोड जो भी होता है वो प्योर डीसी लोड होता है। लाइक उसका एग्जांपल क्या है? बल्ब, है ना। बल्ब जो होता है वो प्योर डीसी लोड हमारे पास होता है। तो जो भी हमारे पास में जनरेट हमने किया वो सारा यूटिलाइजेशन बल्ब फॉर्म में ही हुआ था। उसका जो भी लोड आउटपुट आ रहा था वो बल्ब फॉर्म में हम उसको यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला, हमें बल्ब के अलावा और इंस्ट्रूमेंट्स भी बनने स्टार्ट हो गए। अब वहां पे हमारे पास में इंडक्टिव लोड्स आने स्टार्ट हो गए। जब इंडक्टिव लोड आना स्टार्ट होता है तो वहां पे आप डीसी के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए एसी पे स्विच करना पड़ा। एसी पे स्विच जैसे ही हमने किया, हमने जनरेशन
मान के चलो किया है, उसको ट्रांसमिट किया, तो रिसीविंग एंड पे हमें कुछ चीज़ें कम मिली थी ड्यू टू लॉसेज। तो उन लॉसेज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, उस लॉसेज को ओवरकम करने के लिए हमने एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट करके यहाँ से देना स्टार्ट किया। अब एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट करना ये एक बात होती है, तो वोल्टेज जनरेशन हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ गया कि हमें अब जो जनरेशन हमारा हो रहा है हमें उसको बहुत लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। जनरेशन जितने लेवल पे बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग हम अपने लोड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जब जनरेशन की बात आई तो हम बात करते हैं हमारे जनरेटर्स की। तो जनरेटर्स में अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं डीसी मशीन्स पे चलते हैं। डीसी मशीन्स में डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे कि किस तरह से वो सारे काम करते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर मशीन्स में डीसी मशीन्स। अच्छा, डीसी मशीन के अंदर क्या होता है, डीसी मशीन में हमारे पास में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में दो तरह की मशीन्स रहेंगी डीसी में। एक होता है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, और दूसरा हमारे पास में रहता है डीसी मोटर। ठीक है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो ये जो भी है हमारे पास में डीसी मशीन्स, इनका कंस्ट्रक्शन एक्चुअली आइडेंटिकल होता है। लाइक अगर आपने एक डीसी मशीन उठाया तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एज अ डीसी जनरेटर भी काम करवा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डीसी मोटर की तरह भी काम करवा सकते हो। मतलब क्या पॉइंट निकलता है यहाँ पे कि दोनों का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल इन कंस्ट्रक्शन, आइडेंटिकल इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी ऑलमोस्ट सेम होगा। जब इनका कंस्ट्रक्शन ही सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम होगा। बस एक बेसिक डिफरेंस रहता है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो और क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। लाइक जनरेटर की बात करते हैं, आपका आउटपुट तो पता है। आउटपुट क्या पता है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें वोल्टेज जनरेट करके जनरेटर के आउटपुट पे चाहिए। मतलब जनरेटर का आउटपुट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट, है ना। और मोटर का आउटपुट क्या होता है, मोटर पे हमें रोटेटिंग मोशन मिलता है, उसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल आउटपुट। तो जनरेटर का आउटपुट क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, मोटर का आउटपुट क्या हो गया, मैकेनिकल। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए जनरेटर से तो मुझे इनपुट पे क्या देना पड़ेगा, मुझे इनपुट पे मैकेनिकल इनपुट देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर डीसी मोटर पे मुझे आउटपुट पे मैकेनिकल मिल रहा है तो मुझे इनपुट पे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ेगा। तो यहां देखिए जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में क्या होगा हमारे पास में, या मैं ऐसे लिखता हूं, जनरेटर में आपको जो इनपुट मिलता है और जो मोटर की बात होती है, इसमें इनपुट आपको दिया जाएगा क्या, मैकेनिकल इनपुट। मैं लिखता हूं इसको मैकेनिकल को शॉर्ट में ME, है ना। इसको अपन क्या लिख देंगे, मैकेनिकल इनपुट देना पड़ता है, तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल को लिखेंगे शॉर्ट में EE, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको यहां पे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट किसमें, जनरेटर में। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है, मोटर के केस में आप क्या करते हो, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो तब जाके आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जनरेटर में अपन मैकेनिकल इनपुट देंगे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, मोटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। ये बेसिक चीज हो गई। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो जनरेटर मैंने यहां रखा है या मोटर रखा है, इसमें एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा होगा कि मैकेनिकल इनपुट देने से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया अपने आप, या मोटर में ऐसा क्या हो रहा होगा कि वो कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या होता है, फेराडे ने बताया था ना हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो यहां पे मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो इनपुट दूसरे तरह के आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पे मोटर और जनरेटर दोनों में। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, या जनरेटर को हम क्या बोल सकते हैं कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी को यूज में लेके मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उस चीज को हम यहां पे एक बार के लिए नोट डाउन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर क्या है, जनरेटर इज अ डिवाइस takes the advantage of electromagnetic induction, जनरेटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी को एडवांटेज लेता है in order to take the advantage of electromagnetic induction in order to convert mechanical input to electrical output.
मैकेनिकल इनपुट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन हमारे पास में होता है मैकेनिकल इनपुट को देने से जो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमारे पास में किसकी तरफ से हो रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हमारे पास में हो रहा होगा उस डिवाइस के अंदर, है ना। अब हम बात करेंगे उस डिवाइस की, उस डिवाइस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरीके से आपको वहां पे कनेक्टर्स कनेक्ट करने होते हैं, या वाइंडिंग्स हम बात करते हैं, वाइंडिंग्स किस तरह की होती है उसके अंदर, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर्पस पे जब वो कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में इनपुट डिफरेंट तरह के आउटपुट पे, तो वो कैसे हो रहा होगा उसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा। पहले मान के चलो मैंने एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर उठाया, है ना, एक सिंपल ये मैंने कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर को जब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैंने एक एन पोल लिया है, मैग्नेट्स लिए हैं एन पोल एंड एस पोल, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ चुकी हैं, है ना, ये फ्लक्स लाइंस आपके पास में आ चुकी हैं। इन फ्लक्स लाइंस के अंदर मैंने ये कंडक्टर को इस तरीके से रख दिया। ये मैंने आपको समझाया था जब फैराडेज लॉ बताया था वैसे, लेकिन मान के चलो मैंने इसको ऐसे बीच में रख दिया है और ये कुछ रोटेशन कर रहा है, मतलब ये जो कंडक्टर है ये ही उस फ्लक्स लाइंस में, इन फ्लक्स लाइंस जो कि पैरेलल हैं उनमें रोटेशन कर रहा है, तो इनको कट करता हुआ जा रहा है। जिस जिस तरह से ये इनको कट करेगा, इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें जो ईएमएफ हमारे पास में इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कितना आपका फ्लक्स कटिंग हो रहा है इस कंडक्टर के साथ में रोटेशन के थ्रू। क्लियर है ये चीज। अब इस चीज को अगर मैं एक डिवाइस के फॉर्म में लेना चाहूं, क्योंकि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसको मैं आउटपुट लेना चाहता हूं, तो मुझे एक डिवाइस टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। उस सिंपल वायर को मैंने एक, मान के चलो आपके पास में एक स्लॉट है, ये एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप का है, इस सिलेंड्रिकल शेप में काफी मोटा है ये, राइट। आपने कंडक्टर का वायर लिया, उसको इस तरीके से इसके राउंड आपने ले लिया, आपने एक कॉइल बना लिया, मतलब आपने उस वायर को इस तरह से गोल घुमा लिया, ठीक है, इस तरह से आपने उसको गोल घुमा लिया। ये आपका एक वायर है पूरा का पूरा। इस वायर को आपने क्या किया, ऐसे पकड़ के और उस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही आपने इसको ऐसे घुमाया, तो अब ये दो जो वायर आपके पास में है, मतलब ये जो कंडक्टर है पूरा यूं घूम के है, एक और दो, एक तरह से दो कंडक्टर आपके बीच में वहां पे आ चुके हैं। इन दोनों कंडक्टर को जैसे जैसे आपने यूं घुमाया है, इन कंडक्टर्स के अंदर क्या हुआ है, इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अभी इस ईएमएफ को करंट कलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, इन कंडक्टर्स के साइड से आपने कुछ कनेक्शन दे दिया और एक लोड कनेक्ट कर दिया आपने, मान के चलो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो अगर यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, सर्किट क्लोज आपने किया है, तो करंट भी फ्लो करेगा, तो आपको रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करता हुआ मिल जाएगा। मतलब आप जो एप्लीकेशन करना चाहते हो वो एप्लीकेशन पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप इस आउटपुट को कलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ओपन रखो और यहाँ पे एक कलेक्टर लगा दो, जिससे आपको वो वोल्टेज जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ये चीज ही। अब इस चीज को आपने एक प्रॉपर डिवाइस फॉर्म में कर दिया है। उस डिवाइस को मैं यहां पे अभी क्लियरली मेंशन करता हूं, उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी मशीन्स बोलेंगे। इस तरीके से डीसी मशीन के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम पूरे डिवाइस में से सिर्फ एक कंडक्टर की पूरे के पूरे टर्न को काम में लेंगे। होता क्या है कि यहां पे ऐसा कुछ डिवाइस होता है सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें बहुत सारी ऐसे हम वाइंडिंग्स कर रखे होते हैं, है ना, बहुत सारे कंडक्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, लेकिन उन सारे कंडक्टर्स में से हम वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए सिर्फ एक कंडक्टर को उठाएंगे। मान लो हमने सिर्फ एक वायर को उठाया जो यहां से जाता है और इसमें कनेक्ट होकर वापस आ जाता है, तो एक टर्न वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। हमने सिर्फ उसको काम में लिया है पूरे प्रिंसिपल को समझने के लिए, ठीक है। देखिए वो किस तरीके से रहेगा, मैं बनाता हूं यहाँ पे डायग्राम। तो यहां हम बात करते हैं पहले जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में बेसिक कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, फिर इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की बात करेंगे बाद में। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हम देखते हैं सबसे पहले जो भी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। अगर डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो उसके वर्किंग प्रिंसिपल के लिए पहले डीसी मशीन को हमें एकदम फॉर्म करना पड़ेगा। उसके फॉर्मेशन में मैंने बताया कि आपको एक सिंगल टर्न कोई काम में लेना है अभी, है ना, वो हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, we have to consider a number of poles, a pair of poles, north and south pole, ठीक है। वो कैसे लिया हमने, देखो यहाँ पे, यहाँ मान लो मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, ये मैग्नेट है, मैग्नेट पूरा कंप्लीटेड है, बट मैंने एक पार्ट लिया उसका, उसको बोला नॉर्थ पोल, ठीक है। और एक मैंने ले लिया यहाँ पे उसके जस्ट ऑपोजिट, कौन सा, एस पोल। नॉर्थ पोल एंड एस पोल मैंने दोनों पोल्स यहाँ ले लिए। अब इसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने एक कंडक्टर को लिया जिसको एक सिलेंड्रिकल शेप में मैंने कॉइल शेप में बना लिया है, ठीक है। मैंने एक कंडक्टर लिया, वो कंडक्टर कैसे लिया है, ये कंडक्टर को मैंने इस तरह से कनेक्ट करके एक कॉइल बना दी है उसकी,
ठीक है, मैंने इस कंडक्टर की एक कॉइल बना दी। ये एक सिंपल कंडक्टर का वायर है मेरे पास में, जो इस शेप में मैंने बना दिया। ये इस शेप में एक्चुअली क्यों है, ये इस शेप में होने का रीजन क्या था, यहाँ पे मैंने कंडक्टर को अगर इस तरीके से बनाया है तो उसका रीजन क्या है कि ये कंडक्टर एक्चुअली आपके मशीन के रोटर में कॉइल्ड है ना। रोटर जो होता है आपका, उसके अंदर आपको कंडक्टर को इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब वाइंडिंग करनी पड़ती है। उस वाइंडिंग का सिर्फ एक पोर्शन हमने लिया है यहाँ पे। ये आपको ऑन पेपर या आपको 2D में इस तरीके से देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसको 3D में कंसिडर करते हो तो कैसे करना पड़ेगा। मान लो मेरा ये हाथ है जो कि आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, जो आपको ऑन पेपर ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप इस हाथ को ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेप दिख जाएगा। ठीक है, आपको इसको अज्यूम करने के लिए या वर्किंग समझने के लिए इसको अज्यूम करना पड़ेगा कैसे, ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको अज्यूम करना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंपल डॉट दिखेगा, लेकिन जब आप इसको सीधा कर दोगे तो यहाँ पे आपको पूरी लाइन दिखेगी। तो यहाँ आपको कंडक्टर की पूरी लाइंस दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये वर्किंग समझने के लिए कैसे देखना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि ये घूमता किस तरीके से है, ये इस तरीके से घूमता है। ठीक है, आपका सिलेंड्रिकल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप वो यूं घूमेगी पूरी की पूरी, और यूं घूमने के लिए आपने जब इसको यूं देखा तो आपको सीधा का सीधा दिखेगा ये। मानिए मैंने यहाँ पे एक कॉइल या एक कंडक्टर को मैंने इस तरह से कॉइल शेप में ले लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके N और S पोल जो हैं, वहां से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास क्रिएट होती है वो कैसे क्रिएट होगी। मान लो इस तरीके से मेरे मैग्नेटिक फील्ड पहले से यहाँ पे क्रिएटेड है, N to S पैरेलल होती हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर को रख दिया जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे पास है। अब इसको जैसे ही मैंने यहां रखा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको यहां रखा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन जो है क्या है, N to S है। N to S इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे देखिए। ठीक है, N से निकल रही है और S में ये सारी की सारी फ्लक्स लाइंस हमारे पास में जा रही हैं, जो कि सारी आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। अब यहां अगर मैं बात करता हूं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे, कि जब मैंने इस कंडक्टर को या इस कॉइल को जब मैंने इस तरह से रोटेट किया तो रोटेट करने में क्या हुआ है, रोटेट करने में ये फ्लक्स लाइन के साथ में कट हो रहा है। अगर फ्लक्स लाइंस के साथ में ये कट हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना। वो ईएमएफ कैसे निकलता है हमारे पास में, वो जो ईएमएफ था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ N डी फाई बाई डी टी था। इस फॉर्मूले के बेस पे हम ये बताते थे कि इतना हमारे पास में ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा बाय द लॉ ऑफ फैराडेज। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान के चलो अगर मेरे पास में यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद में यहाँ आपने एज्यूम कर लिया कि ये क्लोज सर्किट है। आप एज्यूम कर लो एक बार के लिए कि ये आपका क्लोज सर्किट है, ऑल्दो अभी तो ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे मैंने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है इस कंडक्टर के पास में, लेकिन यहाँ से मान लो मैंने कुछ कनेक्ट कर दिया, एज्यूम कर लिया हमने कि ये क्लोज्ड सर्किट है। तो ईएमएफ जैसे ही इन कंडक्टर्स में क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद में क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, करंट जो हमारे पास में रहेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड मोशन में। करंट हमारी डायरेक्शन जो रहेगी इस कॉइल के अंदर वो जाएगी अपवर्ड। इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, इधर से हमारे पास में करंट जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमारे पास में क्या होगी, यहां से इस कॉइल को जब हम यूं देख रहे हैं तो इस वाले साइड में करंट जो है इनवर्ड जा रहा है और वहां से करंट आउटवर्ड आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन को यहां दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे हम, एक क्रॉस साइन, मतलब करंट हमारा इनवर्ड जा रहा है, और डॉट साइन से हम क्या पता चलता है कि करंट हमारे यहां से आउटवर्ड आ रहा है। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हमें अगर इसके रोटेशन का डायरेक्शन पता करना है, कि हमने बोला कि अगर ये रोटेट कर रहा था तभी तो इसमें ईएमएफ आया था और तभी तो इसमें करंट आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि मेरा करंट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, आगे वाले 2 स्टेप के बाद में अगर करंट यहां जाएगा, तो मुझे ये पूछना है बैकवर्ड 2 स्टेप आके कि आपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या रखी होगी कि करंट की डायरेक्शन ये आई, है ना। आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह से सोच सकते हो। अब यहां अगर करंट की डायरेक्शन हमने मेंशन कर दी है तो हमें रोटेशन की भी पता करनी पड़ेगी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो उसके लिए हम काम में लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, आपने 11th या 12th क्लास में देखा होगा। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड है रूल है, उसमें 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और आपका थंब तीनों 90 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में रहते हैं आपस में। ठीक है, ये तीनों के तीनों इस तरीके से 90 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में आपके पास रहेंगे, और ये तीनों जो फिंगर्स और थंब हैं ये खुद स्पेशली आपके लिए एक एक चीज बताते हैं। लाइक अगर आपका थंब की बात करते हैं तो ये आपको बताता है फोर्स, आपका फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा।
आपका अगर 4 फिंगर की बात करते हैं तो बताता है बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा आपको वो किस डायरेक्शन में है। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपको शो करता है क्या, करंट आई। मतलब अगर इन तीनों को याद करने के लिए हमने क्या किया, एफ बी आई, राइट। एफ मीन्स फोर्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स लाइंस, एंड आई मीन्स योर करंट। तो इसको आपने यहां अप्लाई करना है। आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब फोर्स की डायरेक्शन बोले तो रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा वो आपको पता चल जाएगा। यहां देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको करंट की डायरेक्शन पता है, आपको फ्लक्स की डायरेक्शन पता है, दोनों 90 डिग्री पे हैं। अब आपको तीसरी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी फोर्स की, जो ही आपका रोटेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे सेट करते हैं राइट हैंड रूल को। आपका क्या है, एफ बी एंड आई। आई कहाँ है, यहाँ पे आई कहाँ आपका कैसे जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। क्रॉस साइन से क्या दिख रहा है, इनवर्ड। ये जो करंट अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूं तो मिडिल फिंगर कहां जा रही है, बोर्ड के अंदर, मतलब इनवर्ड करंट हो गया। बी मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कि सीधी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो एफ की डायरेक्शन कहां आई, अपवर्ड। एफ की डायरेक्शन आपके पास में यहां पे आ गई, ये अपवर्ड इस तरीके से, ठीक है। तो आपका रोटेशन जो होगा वो कैसे रहेगा, यहां से अपवर्ड रहेगा। इसको अगर आप यूं देख रहे हो तो करंट की डायरेक्शन अंदर है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन इस साइड में है और फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड मतलब ये घूमेगा किस तरीके से, ये इस तरीके से घूमेगा अपने पास, ठीक है। यहां से जो मेरे पास फोर्स आएगा वो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो रोटेशन आपका किस में होता है, क्लॉकवाइज। इस तरह से आपका जो रोटेशन होता है यहाँ पे किस तरह से आएगा, वो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, ठीक है। अब फ्लक्स लिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या काम आता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है किसका, जनरेटर का, या फिर हम बोलते हैं डीसी मशीन का। तो डीसी मशीन में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, हमारे पास में दो एन और एस पोल्स होते हैं, उसके बीच में हमारे पास एक कॉइल रखा होता है और कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं, ठीक है। सिंस क्लोज्ड सर्किट की वजह से हमें पता चलता है कि अगर करंट की डायरेक्शन इनवर्ड इस तरफ है तो हमारे पास रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट की डायरेक्शन हमें यहां से आउटवर्ड होती तो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन क्या होती, वो एंटी क्लॉकवाइज होती। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता। तो तीन चीजें हमारे पास में यहां रहेंगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों आप पता करते हो किससे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो आपको एक चीज यहां पे नोट डाउन करनी है कि अगर आप डीसी जनरेटर की बात करते हो तो डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा हैंड रूल काम आएगा, राइट हैंड रूल काम आएगा, ठीक है। आपको ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे पता चली, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहां पे नोट डाउन करते हैं इस चीज को, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता चला। तो इससे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज व्हाट, क्लॉकवाइज। तो यहां पे नोट डाउन कीजिएगा ये चीजें कि अगर आप डीसी जनरेटर की बात करते हो तो डीसी जनरेटर का रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। और वो क्लॉकवाइज कैसे पता चला हमें, जब हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया तब हमें क्लियर हुआ कि उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। सेम वर्किंग प्रिंसिपल आपका डीसी मोटर का होता है। जब आप यहाँ पे मोटर की बात करोगे तो मोटर में क्या होगा, ये एग्जैक्टली सेम चीज आपकी रहेगी, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सिंस आप वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की जगह फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, ठीक है। इसी सेम चीजों के अंदर अगर आपने क्या किया, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल काम में लिया तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको क्या मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। वो भी यहां पे कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की जगह फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां लगाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या मिल जाएगी हमें, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें क्या मिल जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी होती है, डीसी मोटर की, डीसी मोटर की। तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो डीसी मोटर डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होती है सिर्फ वही डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स सेम होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, बट वर्किंग प्रिंसिपल में सिर्फ एक डिफरेंस रहता है कि अगर आप डीसी जनरेटर की बात करते हो तो वहां पे आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हो तो वहां आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको मिलेगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस आपके पास होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे हमने ये बात करी
कि जब उस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, और वो ईएमएफ कितना था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसको जब हमने आगे और सॉल्व किया था तो वो क्या निकला था हमारे पास में, E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, है ना, ये निकला था। जबकि हमारे पास में ईएमएफ इंडक्शन जो था वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मान के चलो जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा, ये एक, इस कंस्ट्रक्शन में अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन में देखना चाहता हूँ तो ईएमएफ इंडक्शन जो हुआ वो ऑल्टरनेटिव होगा या वो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होगा, हमें अगर वो चेक करना है तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर मैं एक सिलेंड्रिकल शेप की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक रोटर का पॉइंट वाला फॉर्म देख लिया, मतलब अभी तक मैंने उसको इस तरह से देख रहा था, अब मैं उसको ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इस वाले फॉर्म में उसको बना दिया। अभी ये देखिए, अगर मैंने यहां इसको ऐसे बना दिया है, ओके, यहां बनाने के बाद में इनको मैं कुछ एंगल्स के फॉर्म में डिवाइड करता हूं पूरे पोर्शन को। ठीक है, पूरे पोर्शन को अगर मैं एंगल के फॉर्म में डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये मेरे पास है मान के चलो 1, इसको मैंने पॉइंट दिया, ये लोकेशन है मेरा 1, ओके, 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसको आप 9 भी बोल लो, या फिर आप इसको एंगल के फॉर्म में बोलोगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा एकदम 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ऐसा अज्यूम हम करते हैं। अब बात ये आ रही थी कि जो फ्लक्स लाइंस एक्चुअली थी, वो फ्लक्स लाइंस कैसे थी, वो फ्लक्स लाइंस आपकी इस तरीके से बनी हुई थी, N to S पोल, इस तरीके से आपकी फ्लक्स लाइंस थी। ठीक है, अगर ये फ्लक्स लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और आपने इस कंडक्टर को इन फ्लक्स लाइंस के बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे ये N पोल है, यहाँ पे मेरे पास में ये S पोल है। ठीक है, आप ऐसे बना लो, इसको कंफ्यूजन नहीं रहेगा जिससे, ये N पोल है, S पोल है, और मैं इसको अब इस तरह देखने की जगह इस तरह से देख रहा हूं। यहां पे अब आपकी एक चीज ध्यान रखनी है कि मान के चलो जो आपने कॉइल उठाया था, वो जो एक सिंगल कंडक्टर का कॉइल आपने उठाया था, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरफ था, मान के चलते हैं हम कि यहां उसका एक पॉइंट था और यहां से दूसरा पॉइंट उसका बाहर निकल रहा था। जो हम इस तरीके से बना रहे थे ना, ये हमने जो कॉइल इस तरीके से बनाई थी, इस कॉइल का ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है, ये नंबर 1 में जा रहा है, एक नंबर 5 में आ रहा है, तो ये इस तरीके से अंदर जा रहे हैं दोनों। ठीक है, हमने सिर्फ इसकी बात करी थी। ठीक है, अब मान के चलो यही हमारा जो कंडक्टर था, ये वाला जो पॉइंट था मैं यहां दिखा रहा हूं। अब ये वाला पॉइंट रोटेटिंग मोशन करेगा, ये जब घूमेगा तो फ्लक्स लाइंस को कट करेगा, जितना मैक्सिमम कट करेगा उस मोमेंट पे इसके अंदर अपने पास मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब मिनिमम कट करेगा तो उसमें मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमें वही चेक करना है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल रही थी और वो किस तरह से अपना प्रोडक्शन कर रहा था, कौन, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो। देखिए, अब यहां पे क्या होगा कि अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 5 तक, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 5 तक, इसमें अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं, अगर पॉइंट नंबर 1 पे मेरे पास कंडक्टर है और वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, तो क्या वो फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा है? देखिए, यहां अगर मेरे पास में है, ये अपना हल्का सा मूवमेंट करता है, तो क्या फ्लक्स लाइंस जो ऐसे जा रही है उनको कट कर रहा है क्या? ये बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, एकदम पैरेलली उनके फ्लो कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 से लेकर के जब तक ये इस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, वो अपने पास में उसको कट नहीं करेगा, एकदम पैरेलली मूव करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5, सिर्फ ये दो ही ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आपके पास में फ्लक्स लाइंस कट नहीं हो रही होगी। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरा कंडक्टर 1 और 5 के बीच में ही रखा हुआ है, तो मेरे पास में ईएमएफ कितना आया? 0। क्लियर है? अब ऐसे कोई पॉइंट बताओ जिसके अंदर मैक्सिमम कटिंग हो रही होगी फ्लक्स के साथ में, तो क्या नंबर 3 और नंबर, अगर मैं बात करूं नंबर 3 और नंबर 7 की, नंबर 3 और नंबर 7 की बात करता हूं मैं, लोकेशन नंबर 3 एंड लोकेशन नंबर 7, यहां पे मैक्सिमम कट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है वो फ्लक्स लाइंस के साथ में 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये जो मूवमेंट यूं हो रहा है फ्लक्स लाइंस के साथ में, वो 90 डिग्री पे कट हो रहा है, मैक्सिमम कटिंग हो रही है। मैक्सिमम कटिंग मतलब पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता हुआ दिखेगा। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब बात मैं करता हूं पूरे एक पोर्शन की। अगर मैं पूरे पोर्शन की बात करता हूं तो इसमें देखिए,
पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 5 तक आपका कंडक्टर किसके इन्फ्लुएंस में है? एस पोल के इन्फ्लुएंस में है। और पॉइंट नंबर 5 से लेकर के पॉइंट नंबर अगेन 1 तक ये एन पोल के कंसिडरेशन में है ना। और 1 से 5 तक ये एस पोल के कंसिडरेशन में है। मतलब जब पोल्स ही डिफरेंट हो गए हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी डिफरेंट ही इंड्यूस होगा। तो इस वाले कंसेप्ट से हमें एक चीज क्लियर होती है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो ऑल्टरनेटिंग होता है इन नेचर। पहले एन पोल के इन्फ्लुएंस में क्रिएट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 मतलब 0 से मेरा ईएमएफ स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पॉइंट 2 पे आया तो बढ़ता गया, 3 पे आते ही मैक्सिमम आ गया, फिर धीरे धीरे 4 पे आके कम हो गया, 5 पे आके वापस 0 हो गया। अगर ये मेरे पास में इस तरीके से देता है तो नेक्स्ट एन पोल के इन्फ्लुएंस में वो उसके जस्ट ऑपोजिट देगा, मतलब 5 के बाद में 6 पे बढ़ेगा फिर वापस कम हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव इन नेचर ईएमएफ इंड्यूस होता है आपका किसमें? बाय द रूल ऑफ फैराडेज लॉ। ये चीज क्लियर हो गई। इसका अगर आपने डायग्राम बनाना है या आप क्या बोलते हैं वेव फॉर्म बनानी है उसकी, तो देखिए किस तरह से बनेगी। अगर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेव फॉर्म बनानी है, उसको अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म में दिखाता हूं आपको, देखो ऐसे रहेगा। ये जो आपका वोल्टेज ईएमएफ ई इंड्यूस हुआ है वो अगर इन लोकेशन के बेस पे अपन बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है अपने पास लोकेशन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है। अब यहां पे आपके पास 1 to 5, पहली बात तो 1 और 5 पे वोल्टेज 0 आएंगे, तो 1 पे 0 रहेगा, 5 पे 0 रहेगा, देन अगेन 8 के बाद 9 है ना, 8 के बाद 9 यहां पे आएगा एक और, ये 9 और 1 दोनों सेम है, तो यहां पे भी अपने पास में वोल्टेज 0 हो जाएगा। 1, 5 और 9 यहां पे वोल्टेज आपको 0 मिलने वाला है, मैंने बना दिया यहां पे वोल्टेज 0। 1 से लेकर के 5 तक आपका वोल्टेज बढ़ता है, 3 पे मैक्सिमम हो जाएगा और 5 पे आके वापस 0 हो जाएगा। किसके इन्फ्लुएंस में? एस पोल के इन्फ्लुएंस में। 1 से लेकर के 5 तक ये इस तरह से बढ़ता है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस पे है? इसकी वैल्यू मैक्सिमम है पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में, जब ये एन पोल के इन्फ्लुएंस में आया तो 5 पे इसकी वैल्यू 0 है, 6 पे बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 पे खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम किस पे मिलेगी? 7 पे। मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी यहां पे इसकी 7 पे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा, मतलब आपका जो उसका ऑल्टरनेटिव नेचर रहेगा वो यहां पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा यहां पे। अब देखिए ये जो मैंने वेवफॉर्म बनाया है, क्या ये एक प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है? जब हम एसी सर्किट पढ़ रहे थे, प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ये। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो प्योर साइनोसॉइडल ईएमएफ इंड्यूस होता है या प्योर एसी आपका इंड्यूस होता है बाय द रूल ऑफ फैराडे। क्लियर है ये चीज? इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर आपको फैराडे लॉ समझना है या आपको इलेक्ट्रिकल मशीन समझनी है तो उससे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, या हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास बाई डायरेक्शनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब उसको डीसी में काम में लेने के लिए हमें बाई डायरेक्शनल ईएमएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनि डायरेक्शनल ईएमएफ में। उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे वो बेसिक डायग्राम जो हमने बनाया था कंस्ट्रक्शन वाला, या प्रिंसिपल समझने के लिए जो डायग्राम हमने बनाया था वो बनाते हैं एक बार। उस चीज को समझना काफी इजी रहेगा फिर आपके लिए। मैंने यहाँ पे एन पोल ले लिया, यहाँ पे मैंने एस पोल ले लिया, ठीक है। बीच में मैंने एक कॉइल दे दी है, ये कॉइल इस तरह से कनेक्टेड है, और यहां जब मैं पहले जूम कर रहा था कि ये जो सर्किट है क्लोज्ड है, उसको अब मैं क्लोज करता हूं। देखिए किस तरह से क्लोज किया। मान के चलो ये मेरे पास में यहाँ पे आया, इसके साथ में मेरे पास में ये किस पे कनेक्टेड रहेगा? ये कनेक्टेड रहेगा कम्यूटेटर पे, ठीक है। कम्यूटेटर पे कनेक्टेड रहता है ये, हाँ, तो ये कनेक्टेड रहेगा मेरे पास में किस पे? कम्यूटेटर पे। तो इस वाले कॉइल का जो साइड आया वो मेरे पास में रहेगा इस एक एक्स्ट्रा वाले साइड पे। देखिए कैसे रहता है ये, कि अगर मैंने इसको दिखा दिया कि ये ए है और ये बी पार्ट है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है ये जो आपके इस रोटर से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे आपके पास में जो करंट फ्लो किया था, ये करंट की डायरेक्शन क्या थी? यहाँ अपवर्ड थी, यहाँ डाउनवर्ड थी, मतलब यहाँ से आपके पास में इनवर्ड करंट जा रहा था और यहाँ से आपके पास में आउटवर्ड करंट आ रहा था। और फ्लक्स लाइंस आपकी क्या थी? फ्लक्स लाइंस आपकी थी इस डायरेक्शन में, यहाँ से N to S आपकी फ्लक्स लाइंस थी।
ये क्लियर है? N2S आपकी फ्लक्स लाइंस थी यहाँ पे। अब यहां से बात ये आती है, इसको क्लोज्ड सर्किट करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल लोड कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया। अब रेजिस्टिव लोड को रोटेटिंग पार्ट से कलेक्ट करने के लिए, या फिर जो आपके यहां से करंट आ रहा है उस करंट को लोड पे देने के लिए, रोटेटिंग पार्ट से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करनी है तो क्या काम में लेते हैं हम, ब्रशेस काम में लेते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में बताऊंगा। यहां मान के चलते हैं कि इस कम्यूटेटर के साथ में कुछ दो ब्रशेस मैंने कनेक्ट कर दी, यहां और यहां। ये दो ब्रशेस जो है मैंने यहां पे कनेक्ट कर दी है। ये ब्रशेस क्या करती हैं, रोटेटिंग पार्ट से स्टेशनरी आउटपुट कलेक्ट करने का काम करती है। यहां से मैंने कनेक्ट किया एक सिंपल लोड, जिसको मैंने एक रजिस्टर से बता दिया यहां पे, ठीक है। रजिस्टर का ये पोर्शन अगर मैं बोलता हूं, ये है एक्स पार्ट, ये है वाई पार्ट। यहां करंट कैसे फ्लो करेगा आप रजिस्टर के अंदर देखिएगा, अगर यहां से ये अपवर्ड जा रहा है, यहां से डाउनवर्ड आ रहा है, तो y to x आपका करंट फ्लो करेगा, है ना। आपका करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा, y to x, यहां से यहां। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात ये कर रहे थे कि हमारा जो EMF इंड्यूस हुआ वो बाई डायरेक्शनल था, उसको यूनिडायरेक्शनल क्रिएट करना है हमें। यूनिडायरेक्शनल का एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने जो लोड लगा रखा है उसमें करंट